हेलो गाइस। तो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था उसके ऊपर मैंने काफ़ी सोचा तो कुछ मेरे को जवाब मिला है। अब वो जवाब पूरी तरह से ठीक है या नहीं है तो वह मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग देखिए। और मैं आगे भी अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी इसके ऊपर डिस्कस करूँगा इस वीडियो को शेयर करूँगा ताकि वो भी बता सके कि कहीं कुछ गलती है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि एक हमारे पास होल ये सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है। सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, और आप जानते हो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इसका मतलब है चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज रुके हुए है उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जो आपका एक सॉलिड कंडक्टर है वो सॉलिड कंडक्टर अगर चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी हो सकता है ये आपका कंडक्टर, ये आपका चार्ज्ड भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा हुआ हो सकता है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा हुआ भी हो सकता है, एक्सटर्नल फील्ड में भी रखा हुआ सकता है। तो आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, उसको या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके रख दो, ठीक है, या एक न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मत लगाओ उस कंडीशन की भी। तो मैं देखो अलग अलग कंडीशन कह रहा हूँ। न्यूट्रल कंडक्टर कहीं पे भी नहीं रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो उस सिचुएशन में। अच्छा, कंडक्टर चार्ज है लेकिन फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो है, उस सिचुएशन की बात करूंगा। और एक्सटर्नल फील्ड है और न्यूट्रल कंडक्टर है, यानी अब सेकंड सिचुएशन क्या बन सकती है, न्यूट्रल कंडक्टर बट ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड सिचुएशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है कि कंडक्टर चार्ज ही ले लिया मैंने, ऑलरेडी उसके ऊपर चार्ज बैठा हुआ है, साथ में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इन किसी भी सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा तो आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो सरफेस है या पूरा ही कंडक्टर थ्रू आउट, वो एक इक्विपोटेंशियल रहेगा, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, वॉल्यूम इसका इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होगा। तो एक इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम की तरह काम करेगा ये। ठीक है, उस वॉल्यूम में इसके सरफेस आगे कोई भी इमेजिनरी अंदर भी आप सरफेस इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, कि अगर हम इस स्फीयर को इतना इस रेडियस का काट ले इसी में से, ठीक है, इमेजिन करने के लिए केवल, तो ये एक सरफेस बनेगा। तो वो ये वाला सरफेस वॉल्यूम के ही अंदर आ गया। तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम हमारे पास होगा इन सभी कंडीशन के अंदर। ठीक है, ऐसा होता है, यानी आप कोई भी चार्ज इसको दीजिए और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस प्रॉपर्टी से आप डिफाइन कर सकते हो कंडक्टर क्या है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स की, मेटल्स की, कि मेटल को डिफाइन करना है तो क्या, कि कोई भी मेटल, ये सिचुएशन कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन के अंदर, ये सिचुएशन अगर आप करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दौरान, तो कंडक्टर ही केवल एक ऐसी चीज है जिसमें ये खासियत आपको देखने को मिलेगी हर सिचुएशन में। इन हर एक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अगर चार्जेज रुके हुए हैं, इसके अंदर के और बाहर के चार्जेस रुके हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहेगा। वो चार्जेस इस तरह से एक दूसरे इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाए। और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई भी गॉसियन सरफेस हम मानेंगे तो ई डॉट डी ए हम करेंगे तो ई जीरो, तो ई डॉट डी ए जीरो, तो क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू एनक्लोज भी जीरो रहेगा। यानी क्यू एनक्लोज कौन सा, नेट, नेट चार्ज जो इसके अंदर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में वो जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो, चार्ज तो होगा प्लस क्यू जितने होंगे माइनस क्यू भी उतने होंगे, दोनों मिलके जीरो बनेंगे। ठीक है, तो अंदर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव रहेंगे। ये कंडीशंस कुछ हमें पता होनी चाहिए जो मैं क्वेश्चन फिर राइज करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि आप अंदर तो नेट चार्ज जीरो होगा, आप कोई भी चार्ज इसको दोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर सिचुएशन रखनी है तो उस चार्ज को यहाँ पे नहीं रह सकता, वो वॉल्यूम के अंदर नहीं रह सकता, उसे सरफेस पे आना पड़ेगा। यानी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सेस चार्ज, देखो क्यू नेट तो जीरो ही रहेगा, क्यू नेट की कोई दिक्कत नहीं, इस प्लस क्यू और माइनस क्यू को कोई दिक्कत नहीं, वो अंदर ही पड़े रहेंगे। लेकिन इस प्लस क्यू और माइनस क्यू को डिस्टर्ब कर दिया, अगर इस प्लस को बढ़ा दिया या इस माइनस को बढ़ा दिया या घटा दिया इनमें से किसी एक को, ठीक है, सेम नहीं रहने दिया, तो फिर जो एक्सेस बनेगा इस सब्ट्रैक्शन के बाद जो नेट बचेगा यहाँ पे, जो नेट चार्ज, वो नेट चार्ज अंदर नहीं रह सकता, उसे सरफेस पे रहना पड़ेगा ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्यू एन क्लोज देखो ई बराबर जीरो मान लो तो उससे आप क्यू एन क्लोज जीरो निकाल सकते हो, क्यू एन क्लोज को जीरो कर दो इस गॉसियन सरफेस में तो ई बराबर जीरो निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, तो ये भी वैसे तो आप सिमेट्री से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो, सिमेट्रिक आर्गुमेंट आप लगा सकते हो
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, मान लेते हैं अंदर जीरो नहीं हुआ, तो जो अंदर चार्जेस है उनको किसी दिशा में, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अपोजिट या उसके अलोंग चलना पड़ेगा। चार्जेस दो तरह के, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेंगे, नेगेटिव उसके अपोजिट चलेंगे। तो ऐसा करना पड़ेगा चार्जेस को, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो चार्जेस है इसके लिए तो सारी डायरेक्शन इक्विवेलेंट है, तो ये किधर चलेगा, ये इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले या इधर चले, इधर किस तरफ चले, ये जो सेंटर पे चार्ज बैठा हुआ है बिल्कुल सारी ही डायरेक्शन इक्विवेलेंट है, एक जैसी है। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन खास नहीं है, प्रेफर्ड नहीं है, ठीक है, जिसको इंपॉर्टेंस दी जा सके। सारी ही डायरेक्शन एक जैसी है, तो ये किसी भी तरफ नहीं चल सकता ना। यहाँ से तो ये नतीजा निकल गया है। चलो ठीक है, इस चार्ज के लिए बात करूँ तो अब आप कह सकते हैं हाँ भाई इसके लिए तो सिमेट्रिक नहीं रही सारी डायरेक्शंस, तो अब ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो प्रेफर्ड होगी उसमें चल सकता है, ठीक है। ये अगर चलेगा तो क्या पैदा होगा, करंट, या ये चल पड़ा तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहा। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही जो है, आपने जिस कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो, जिसके लिए आप चल रहे हो कि ये सिचुएशन बनी रहनी चाहिए, तो ये बनी रहने का मतलब है इस चार्ज को भी नहीं चलना, इस चार्ज को भी नहीं चलना, कोई भी एक चार्ज भी चल पड़ा, ठीक है। तो चलने का मतलब है, कहने चलने का यहाँ पे क्या मतलब है कि मान लो न्यूट्रल कंडक्टर था, न्यूट्रल कंडक्टर में जो अंदर के चार्जेस जिस दिशा में जैसे चल रहे थे, जो उनकी मोशन थी ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर जो क्लाउड था जैसा भी था सब कुछ वैसे का वैसा ही रहना चाहिए, बेशक इसको चार्ज कर दो। अंदर वालों पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, अंदर वालों को तो ये लगना चाहिए बाहर कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे तब भी हमें एक जैसे ही है। जो मोशन थी न्यूट्रल की, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने पे, न्यूट्रल पूरे कंडक्टर में इसके बल्क के अंदर जो मोशन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, उनकी मोशन पे थोड़ा सा भी प्रभाव ना पड़े तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह देंगे, ठीक है। चार्ज करने के बावजूद भी वो वैसे ही मोशन करते रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम इस कंडीशन को कह देंगे। उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था वैसा ही रहे अंदर वालों का सब कुछ, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। लेकिन अगर उस क्लाउड में डिस्टर्बेंस आ रही है अगर, या जो मोशन जैसे थी पहले न्यूट्रल के दौरान और फील्ड लगाने के बाद या चार्ज इसको क्यू नेट देने के बाद वो बाहर चला गया, और उसके बावजूद भी अगर आप कह रहे हो अंदर फील्ड है, तो फील्ड है तो जो अंदर वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, चलो आप अंदर वालों को भी छोड़िए, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए, जो भी एटम है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल कंडक्टर था और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, उस दौरान जैसी मोशन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को रख दो या इसको चार्ज दे दो अंदर और फिर वो बाहर चला जाए, या बाहर वाला चार्ज दे दो कैसे भी, ठीक है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद भी इसको चार्ज करने के बाद भी वो मोशन वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैसी ही रैंडम रहनी चाहिए, उसमें रैंडमनेस खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये कि अंदर मोशन तो है लेकिन रैंडम मोशन है, जिसके कारण एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही है। क्वांटम लेवल पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। तो ये एवरेज आप टोटल का भी ले सकते हो तो वो क्या आएगा, जीरो। एक अकेले इलेक्ट्रॉन का भी ले सकते हो तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो रहनी चाहिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो मोमेंटम है, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हम रेस्ट पे किस बॉडी को बोलेंगे जिसका मोमेंटम भी जीरो और जिसकी स्पीड भी जीरो हो, ठीक है, उसे हम रेस्ट पे बोलेंगे। या किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, जो उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसका मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कह देंगे वो रेस्ट है इन क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो मोमेंटम है उसकी एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए, मोमेंटम बेसिक जीरो ना आए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो आ जाए, एवरेज एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें, एवरेज वेलोसिटी उसकी जीरो आ जाए, एवरेज मोशन तो कर रहा है लेकिन एवरेज की बात चल रही है यहाँ पे, वहां पर एवरेज की नहीं चल रही थी क्लासिकल में। क्लासिकल में तो जो पार्टिकल है उसकी एवरेज नहीं देखनी, उसकी ओवरऑल किसी भी टाइम किसी भी इंस्टेंट पे जीरो है एक पर्टिकुलर फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो ही जीरो है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो एवरेज जीरो आ गया तो भी हम उसे रेस्ट पे मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एवरेज सभी का जीरो आना चाहिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जैसी मोशन कर रहा था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये जैसा कर रहा था वैसा ही करता रहना चाहिए। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अब ये ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, रैंडमनेस खत्म होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलेगा तो रैंडमनेस खत्म हो जाएगी, ड्रिफ्टिंग देखने को मिलेगी। वो ड्रिफ्ट नहीं देखने को मिलना चाहिए, रैंडम वेलोसिटी रहनी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐड हो गई, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई रैंडम के साथ साथ, ठीक है, जिसके कारण रैंडमनेस खत्म हो गई कुछ हद तक, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई इनके फ्लो की, तो करंट होगा, और करंट होगा जबकि हमने कोई एनर्जी का सोर्स नहीं अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। करंट होगा तो रेजिस्टेंस
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सब कुछ होगा, जिसके कारण ये गर्म होगा। और ऐसे तो करंट लगातार है बहुत लंबे समय तक, तो आई स्क्वायर आर टी, टी बहुत लंबा, तो कुछ समय बाद ये गर्म हो जाएगा, गर्म होकर पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और फिर से वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए जैसा न्यूट्रल कंडक्टर के केस में होता है। बेशक ये चार्ज पड़ा है तो भी न्यूट्रल जैसा ही इसके अंदर, अंदर की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। अंदर की सिचुएशन सेम न्यूट्रल, मान लो एक ये स्फीयर लिया, एक दूसरा ऐसा ही लिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है या कहीं पे भी है, ये भी कहीं पे है, इसको तो चार्ज दे दिया, उसको चार्ज नहीं दिया, तो उसके अंदर की सिचुएशन और इसके अंदर की सिचुएशन सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे कंडक्टर है, बाहर सरफेस की सिचुएशन अलग हो सकती है दोनों की, अगर अंदर की दोनों की सेम आ रही है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझ गए अब आप लोग, तो यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तब जाके जो पर्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अलग अलग, उन पे ड्रिफ्ट स्पीड नहीं होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनके पास नहीं आएगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो गया। तो ये भी कंडीशन आपको याद रखनी है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसे ही आप सरफेस के लिए बात कर सकते हैं। जो चार्जेस यहाँ पे सरफेस पे है तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब कहलाएगा? जब सारे चार्जेस रुके हुए एक तरह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट। तो कोई एक चार्ज हमने देखा, एक पॉइंट पे एक चार्ज को देखा, तो ये रुका हुआ है, यहीं पे है ये लगातार, तो ऐसा कब हो सकता है? ये इसी जगह पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर सरफेस के अलोंग बहुत सारी इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकती है, इस पॉइंट से गुजरने वाली इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकती है। एक मेरे पास फुटबॉल है, उसके ऊपर चौक से डॉट लगाऊं और उस डॉट से बहुत सारी सरफेस के अलोंग ऐसे लाइनें खींच दूं, वे सारी सरफेस के अलोंग टेंजेंट, या ऐसे ही कोई एक सीख उस पे उस पॉइंट से गुजार दूं, दूसरी सीख, तीसरी सीख, कितनी गुजार दूं, ठीक है, सारी टेंजेंट है। तो हर डायरेक्शन इसके लिए, इस पॉइंट के लिए इक्विवेलेंट है। तो फिर से कोई एक प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है जिसमें ये चल सकता है, जिसमें ये जा सकता है, क्योंकि ये एक दिशा में जाएगा तो दूसरी डायरेक्शन क्वेश्चन उठा देगी, मैंने क्या गलती करी, मेरी तरफ क्यों नहीं चला, तीसरी भी उठा सकती है, ठीक है, ऐसे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे होगा। एक तो आप ये आर्गूमेंट लगा सकते हो, सिमेट्रिक आर्गूमेंट। एक सिंपल आप दूसरा फिर से आप लगा सकते हो कि मान लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं है, कंडक्टर कुछ टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ होगा। तो फिर से आप सरफेस के लॉन्ग टेंजेंट ले सकते हो, उसी पॉइंट से गुजरने वाली फिर से बहुत सारी टेंजेंट ले सकते हो। कोई एक टेंजेंट ली, उसने एंगल थीटा बनाया, कंपोनेंट ई कोस थीटा आया, ठीक है, तो जिसके कारण अब इस चार्जेस को इस दिशा में मूव करना चाहिए। ऐसे ही बाकी सभी चार्जेस के लिए भी अगर कंपोनेंट है तो वो सभी भी मूव करेंगे, फिर से सभी मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहा, ड्रिफ्टिंग हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है, चार्जेस। तो ये मोशन कर रहे हैं तो करंट होगा, करंट होगा तो फिर से हीटिंग इफेक्ट, फिर से ये कंडक्टर खत्म हो जाना चाहिए। यानी अगर ऐसा हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा, तो दोनों ही कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप वोइलेट कर रहे हो, ठीक है, दिस इज वोइलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बिना एनर्जी दिए एनर्जी आपको यहाँ देखने को मिल रही है और वो बढ़ती जा रही है, वो लगातार मिलती जा रही है, ठीक है। तो इन बातों से हमें समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई कोस थीटा को जीरो होना चाहिए। तो ई तो जीरो है नहीं भाई, जो चार्जेस सरफेस पे उनका असर तो हमें दिख रहा है आसपास, इसके कोई भी छोटी मोटी चीज ले आ रही है वो अट्रैक्ट हो रही है, तो फील्ड तो फैला हुआ है, असर है, फील्ड असर, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं असर बोलता हूँ, एक तरह से असर ही होता है। तो एक असर है चार्जेस का, उस असर का नाम फील्ड है, तो वो तो जीरो नहीं है, तो फिर ये कोस थीटा जीरो होना चाहिए। अगर ये कंपोनेंट जीरो होना है तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, और इस टेंजेंट के ऊपर थीटा 90, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो ई जिसका कंपोनेंट इधर ले रहे थे, तो थीटा 90 होने के कारण इस ई का इधर इस दिशा में जीरो कंपोनेंट आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारा का सारा किधर काम कर रहा है? सरफेस से, सरफेस के हर पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर, ठीक है, हर पॉइंट से 90 डिग्री से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड या अंदर आएगा। बाद का हमें कोई मतलब नहीं, बाद का चाहे ऐसे चला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, कहीं और से आया, ऐसे आया, लेकिन यहाँ जब सरफेस पे एंटर करेगा या एग्जिट करेगा तो 90 डिग्री पे, बाद का हमें कोई मतलब नहीं। इससे बहुत दूर जाने पे फील्ड पैटर्न जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन इस कंडक्टर, मान लो ये फील्ड पैटर्न है ऐसे, और इसमें अगर आपने एक कंडक्टर को रख दिया तो कंडक्टर के आने से ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये फील्ड पैटर्न जैसा था वैसा नहीं रहेगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा, आप ये कह सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत दूर की बात करेंगे तो सेम रहेगा। तो मॉडिफाई होने का मतलब यानी 90 डिग्री पे कुछ ऐसे एंटर होना पड़ेगा कि 90 डिग्री पे आए, कुछ ऐसे एंटर होना पड़ेगा कि 90 डिग्री पे, कुछ ऐसे एंटर होना पड़ेगा कि 90 डिग्री पे ये फील्ड निकले, ठीक है, या एंटर करे। तो क्वेश्चन क्या था आप सुन लो भाई, अभी तक तो ये बातें जो आपको पता होनी चाहिए, तभी मैं क्वेश्चन एनालाइज करूंगा। तो क्वेश्चन था कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और अब मैंने आपके दिमाग में ये बात तो बिठा दी है, समझा दी है,
कि कोई भी कंडक्टर है उसे एक्सेस चार्ज देंगे, नेट चार्ज अगर अंदर देंगे तो वो अंदर नहीं रहेगा, अंदर अगर वो रहेगा तो अंदर फील्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो चार्जेस मोशन करेंगे, रैंडमनेस खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहेगा। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रखनी है तो चार्ज को आप अंदर नहीं रख सकते। चार्ज सरफेस पे जा सकता है, सरफेस पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, और सरफेस पे भी इस तरह से जाए कि सारा चार्ज मिलके इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो कि अंदर सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट जीरो आए। सभी चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सबके कारण देखो, सबके कारण वाला जीरो। तो ये जो ई होता है ना, ये ई नेट जीरो है, और ये ई नेट किसके कारण है, जो बाहर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहर यहाँ पे भी चार्ज बैठे हो सकते हैं, यहाँ पे भी चार्ज बैठे हो सकते हैं, ठीक है, इसके सरफेस पे भी चार्जेस बैठे हो सकते हैं, सबके कारण मिलके ये जीरो है, ठीक है। ऐसी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ये बाहर वाले दूर वाले ना हो तो अंदर जो दिए गए वे सरफेस पे आएंगे, तो उन सबके कारण जीरो होना चाहिए। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सॉलिड कंडक्टर के सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे मैं एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन। अब बताइए ये सरफेस पे कैसे जाए। भाई बहुत सारे चार्जेस आपने रख दिए, तो आप एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये सारे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके दूर से दूर जाना चाहेंगे तो दूर से दूर सरफेस, और फिर बाहर एयर या वैक्यूम इंसुलेटर है जिसके कारण ये सरफेस को नहीं छोड़ सकते, सरफेस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, अब तो उसे रिपेल करने वाला कोई और नहीं है। अब ये सरफेस पे कैसे पहुंचेगा, इसके लिए तो सारी ही डायरेक्शन सिमेट्रिक है। चलो सरफेस पे जाने भी लगा तो इधर जाने लगा, तो मैं कहूँगा इधर क्यों, इधर ऐसा क्या खास था, किस चीज में फर्क इसने देखा जिसके कारण इधर चला, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं। हर दिशा ही तो सिमेट्रिक है, इसके लिए तो एक जैसी दिशाएं है इस इलेक्ट्रॉन के लिए सारी। तो ये कैसे किसी एक दिशा को चूज करके सरफेस पे पहुंच सकता है, कौन पहुंचाएगा इसे सरफेस पे, तो ये क्वेश्चन था। और सरफेस पे पहुंचेगा तभी जाके ये इक्विपोटेंशियल बनने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी कईयों के दिमाग में आ सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सरफेस पे आएगा तो KQ/R फॉर्मूला अप्लाई करके अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग दूरी पे अंदर भी पोटेंशियल एक जैसा नहीं हो सकता, यानी ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम नहीं बनेगा, ऐसा आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखिए क्या मैंने सोचा है, जो मेरे दिमाग ने दिया है। बहुत सारे पहले जवाब आए कि भाई इलेक्ट्रॉन क्वांटम, ये क्वांटम नेचर है इसका, तो क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे अप्लाई होगी, वेव नेचर, वेव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाके आपका ये जो पूरे पे वेव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल चार्ज फिर से इस तरह से होगा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक, ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बने। ऐसे भी आया कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा, टेढ़ी मेढ़ी वो अकेला इलेक्ट्रॉन इधर उधर, जिसके कारण एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो होगी, जिसके कारण हम उसे रेस्ट पे मान सकते हैं। तो रेस्ट पे मानने तो कहाँ मान लोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप मान सकते हो, ऐसा भी आया। अब अकेला होगा तो इधर उधर हर जगह पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। कईयों ने ये भी कहा कि यहाँ पर हमारे सर है मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होगा तो वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल पैदा हो जाएगा और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इसलिए सरफेस पे पहुंच जाएगा। अरे लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है वो पैदा, नेगेटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव वो इसी के रिस्पेक्ट में तो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव। अब अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है तो इसके आसपास इस दूरी पे कुछ है पोटेंशियल नेगेटिव, इससे आगे भी नेगेटिव, इससे आगे भी नेगेटिव, तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव, यहाँ पे कम नेगेटिव, क्योंकि R बढ़ता जा रहा है तो नेगेटिव में KQ/R आप फॉर्मूला लगाएंगे तो R बढ़ने का मतलब है पोटेंशियल घट रहा है, लेकिन Q माइनस का है तो इसलिए माइनस में छोटी वैल्यू, R बढ़ने का मतलब ये पूरी वैल्यू छोटी होती जा रही है, और छोटी वैल्यू का मतलब पोटेंशियल बढ़ा तो कम नेगेटिव, यानी ये ज़्यादा नेगेटिव है, ये इससे कम है, ये और कम है। कहने का मतलब इस तरफ जाने पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव पैदा किसने किया तो इस इलेक्ट्रॉन ने है। तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन ऐसे तो मूव करे। अच्छा चलो फिर से भी ये कॉन्सेप्ट भी अगर मैं लगाऊं तो सर ने कहा कि सरफेस पे जाएगा, तो सरफेस पे इधर ही क्यों, फिर से इधर भी तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर भी तो मान लो वो कह देते हैं, सोचते हैं कि ये तो मेटल है, भाई मेटल में और भी सारे चार्जेस है, बाउंड चार्जेस, उनके कारण ऐसा होगा, अकेला है तो यहाँ पे इसलिए इधर उधर मूव नहीं कर सकता। तो एक चार्ज अपने खुद के पोटेंशियल के कारण मूव नहीं करेगा, ये बात याद रखिए, जो उसने खुद पैदा कर रखा है। तो आप ये नहीं कह सकते जहाँ पर वो बैठा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव, इससे दूर जाने पे पॉजिटिव, तो ये उस तरफ जाने लग जाएगा, क्योंकि उस चार्ज के रिस्पेक्ट में हर दिशा में ऐसा ही है, इधर भी पॉजिटिव होता जा रहा है उससे दूर जाने पे, पीछे भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव होता जा रहा है, इधर भी पॉजिटिव,
ऊपर नीचे हर तरफ पॉजिटिव होता जा रहा है, दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा हर दिशा में, जिसके कारण वो कौन से पॉजिटिव को चूज करे तो सिमेट्रिक हो जाती है फिर से सिचुएशन। तो वो खुद के पोटेंशियल के कारण मूव नहीं कर सकता, पोटेंशियल के खुद के कारण जो पोटेंशियल वेरिएशन स्पेस में उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। ऐसे इस सॉलिड के अंदर भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव हर तरफ पैदा होगा वो तो फिर से ये किसी एक दिशा को चूज करे नहीं कर सकता। सिमेट्री आर्गुमेंट आप लगा सकते हो, कोई एक दिशा को आप प्रेफर नहीं कर सकते, प्रेफरेंस नहीं दे सकते। तो ये भी जवाब हमें मिले। लेकिन अब मैं जो जवाब देना चाहता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर, वो मेरे को जो लगता है, ठीक है, मुझे नहीं पता अभी भी पूरी तरह से ठीक है या गलत है, मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। आप लोगों को पता हो कुछ और अच्छा आप दे सकते हो तो दीजिए, बाकी मैं पढ़ ही रहा हूँ, इस पे काम और कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर और ये इसके सेंटर पे बैठा इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक पॉइंट से दिखा देता हूँ मैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जो सोचा वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हर अंदर जो बहुत सारे एटम्स है, ठीक है, जिस प्रकार मॉलिक्यूल की बात करें HCl है, एटम से बना, ये भी एक एटम ये भी एक एटम, तो HCl इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो इनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आउटर मोस्ट की बात करूंगा मैं जब भी बात करूंगा, अंदर भी आउटर मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा एक, और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरह से ये फैला हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कोई एक अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसाइड करेगा कि चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिक है, ठीक है, दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है, तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। और ये अनसिमेट्रिक हो जाएगा तो किसी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लो यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है इधर, और यहाँ कम, ऐसा हो गया, मान लो ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, तो आप देखोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा दिखाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, मान लो चलो मैं इसको Cl कह देता हूँ, इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा समय लगा रहे हैं, क्लोरीन के पास से गुजरते समय ज्यादा टाइम ले रहे हैं, क्लोरीन के ज्यादा समय दे रहे हैं, क्लोरीन के पास ज्यादा देर तक रुकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास कम समय लगाते हैं। ये मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वास्तव में रुक गया आगे, नहीं नहीं, पार्टिकल ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर आएगा क्लोरीन पे माइनस डेल्टा नेगेटिव, इस पे प्लस डेल्टा कुछ, ठीक है, तो ये डेल्टा, ये जो आपका चार्ज है फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जरूर नहीं कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, एक इलेक्ट्रॉन से छोटा भी हो सकता है ये चार्ज, ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पूरे क्लाउड में चार्ज मान के चलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ना कह के हम ऐसे कह सकते हैं ये इतने हिस्से में चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो आप इतने हिस्से की बात करोगे तो आपने पूरे हिस्से की बात करोगे तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, इतने हिस्से की बात करोगे तो ये फ्रैक्शनल चार्ज है, ऐसे आप कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं थोड़ा और समझाने के लिए ऐसा कह सकता हूँ, आपने पंखे को देखा घूमते हुए, पंखे की 3 पंखड़ियाँ है, लेकिन जब वो सारी घूमती है एक साथ तो पूरा, हमें कहीं पे भी देखें हमें हर जगह पंखड़ी नजर आती है, पूरी इंटेंस नजर नहीं आती, जैसे रुके हुए पंखे को देखो तो बिल्कुल साफ, ये रही एक पंखड़ी, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, अच्छे से नजर आती है, अच्छे से नजर आती है ना, अच्छे से पंखड़ियाँ नजर आती है। लेकिन जब ये घूमने लग जाए तो एक अलग सी पिक्चर नजर आती है हमें, जिसमें ये जो चमक है इनकी ये खो जाती है, इन पंखड़ियों की ये चमक खो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नजर आता है, थोड़ा धुंधला धुंधला फीका पड़ जाता है, ये चमक फीकी पड़ जाती है, लेकिन अब हर तरफ हमें पंखड़ियां नजर आती है। तो है तो 3 ही पंखड़ियां, लेकिन अब उन 3 का हिस्सा बन चुका है, कुछ हिस्सा यहाँ नजर आ रहा है, कुछ हिस्सा यहाँ, तो वो तीनों बट गई, यानी एक क्लाउड फॉर्मेशन हो गया जब वो मूव करते हैं बहुत तेजी से। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो यहाँ ज्यादा समय लगाते हैं इधर, ठीक है, सारा का सारा क्लाउड, तो जिसके कारण इधर कुछ नेगेटिव चार्ज शिफ्टिंग होगी एक तरह से क्लाउड की, इधर से इधर, इधर पॉजिटिव रह गया चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव थे, तो इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम रह गया, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा, तो जिसके कारण इधर इलेक्ट्रॉन, इधर चार्ज कुछ बढ़ गया नेगेटिव, इधर चार्ज कुछ घट गया। इस तरह की ही पिक्चर मैंने यहाँ पे सोची कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है तो हर तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अच्छे से फैला हुआ था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, अब यहाँ पर जो बाकी एटम्स है उन एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसको सेंटर मानते हुए इससे बाहर वाली दिशा में ज्यादा समय बिताएगा और इसकी तरफ कम समय, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक अकेला एटम सोचूं तो उस एटम का इस तरफ कौन सा चार्ज शिफ्ट हो जाएगा,
पॉजिटिव, और उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इससे दूर चला गया सेंटर से। पहले तो सिमेट्रिक था, पहले तो क्या था, कुछ ऐसा था, मान लो ये सेंटर है, ठीक है भाई, और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसा आप दिखा सकते हो, तो अच्छे से सिमेट्रिक है। लेकिन अब क्या हुआ, इधर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इधर बढ़ गया, ऐसे इधर शिफ्ट हो गया और इधर रह गया कम, कुछ ऐसा हल्का सा सोचिए। तो इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी पूरी तरह से नहीं आया, फ्रैक्शनल, यहाँ का जो नेगेटिव, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा बढ़ गया, इधर इधर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कुछ हिस्सा घट गया, कुछ हिस्सा घट गया, तो प्लस माइनस ओवरऑल न्यूट्रल थे, तो जितना प्लस था उतना माइनस था, तो प्लस की कुछ वैल्यू मान लो 1 पॉइंट समथिंग, या मान लो 10 वैल्यू मान ली प्लस की, प्लस को 10 कहते हैं, छोड़ो 1e, 10e का मतलब बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 10 चार्ज है, ऐसे सोच के चलो, ठीक है। तो 10 और 10 दोनों मिलके 0 हो रहा था, न्यूट्रल था ये ओवरऑल। लेकिन अब 10 में से यहाँ पर रह गया 9 हिस्सा, तो प्लस का 10 और है, तो उस 10 का कितना हिस्सा बचा, प्लस 1 फालतू बच गया। लेकिन ये एक पूरे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर तो नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो प्लस 10 नहीं मानना है मैंने इस केस में, ठीक है, तो उससे कम है, तो यानी यहाँ पे कुछ प्लस का असर दे दिया यहाँ पे, और इधर माइनस कुछ बढ़ गया। ऐसे इस माइनस के कारण, इस पूरे के असर के कारण, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर जगह ऐसे ही शिफ्टिंग हो गई। तो जैसे डाइपोल आप दिखाते हो, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, वैसे आप दिखा सकते हो, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टर्म में, तो यहाँ कुछ प्लस पैदा हो गया, यहाँ कुछ माइनस, ऐसे ही दूसरे ने किया इसके साथ, यहाँ कुछ प्लस यहाँ कुछ माइनस, ऐसे ही तीसरे ने, यहाँ कुछ प्लस यहाँ कुछ माइनस। लेकिन इन सब प्लस और माइनस का कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से सेट होगा कि अब ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस मिलके, सोचो जितना फ्रैक्शनल है इन पांचों का फ्रैक्शनल चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव, ये फ्रैक्शनल चार्ज, ठीक है, उस फ्रैक्शनल चार्ज को 5 से गुणा करने पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। तो इन सभी प्लस ने मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन यहाँ तो ये माइनस बढ़ गया, ये माइनस तो एक स्फीयर के ऊपर बढ़ गया, ये पूरे 3D में हो रही है ये घटना, ठीक है। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे भी सेम ये घटना आपको देखने को मिलेगी। अब ये माइनस अपने नजदीक खींच लेगा कुछ प्लस को, इधर माइनस को शिफ्ट कर देगा, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्लस माइनस हर तरफ, ठीक है। तो ऐसा होते होते अब यहाँ पर ये प्लस रह जाएगा अंदर और ये बाहर कौन आ जाएगा माइनस, ये प्लस यहाँ पे। तो इस तरह से अब ये जो माइनस में दिखा रहा हूँ ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, ये फ्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रैक्शन पूरे स्फीयर पे पहुंच जाएगा ऐसे होते होते। देखो यहाँ ये शेप बना सकते हो यार आप लोग, ये प्लस ये माइनस, इस तरह की डम्बल टाइप शेप थोड़ी, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। फिर इसे ऐसे यहाँ पे भी ये थोड़ा बोर्ड भी ऐसा घिसा हुआ है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये फ्रैक्शनल, ये जो पार्ट है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट दिखा रहा हूँ मैं। तो ये बाहर का जो आउटर पे जो फ्रैक्शन नेगेटिव आएगा हर तरफ, सारी तरफ पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस नेगेटिव फ्रैक्शनल चार्ज का, और ये सारा फ्रैक्शनल मिलके इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस ई चार्ज था इस पूरे स्फीयर कंडक्टर पे माइनस ई ही चार्ज पैदा हो गया। लेकिन देखिए अब हर तरफ से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाता तो इक्विपोटेंशियल आप साबित ही नहीं कर सकते इसको कैसे भी, ठीक है। और अब ये हो गया इक्विपोटेंशियल, तो सरफेस इक्विपोटेंशियल हो गया। अब ये चार्ज ऐसे ही, ये क्लाउड जो है ये आराम से ऐसे फैला रहेगा पूरे पे, ठीक है। ये जो क्लाउड है सरफेस के बाहर थोड़ा ज़्यादा टाइम देगा, हर एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड ज़्यादा टाइम देगा, तो कुछ फ्रैक्शन सरफेस पे आ जाएगा और वो सारा फ्रैक्शन मिलके इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। तो इस प्रकार आपने एक तरह से इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर भेज दिया। इन एटम्स का बाउंड जो चार्जेस थे, बाउंड जो एटम्स है, एटम्स के जो चार्जेस है, ठीक है, उनके कारण सरफेस पे चार्ज पहुंच गया और उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो गया, अंदर देखो हर जगह नेट चार्ज जीरो, अच्छा ये प्लस माइनस जीरो, ये प्लस माइनस जीरो, ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के, इनका इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो। हर नेगेटिव चार्ज फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ले आएगा तो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक सिंगल प्रोटॉन को भी अगर आप किसी कंडक्टर को दोगे तो वो उस कंडक्टर से बाहर नहीं आएगा, मान लेते हैं अगर सिमेट्रिक सिचुएशन है ऐसी, ठीक है। चाहे जैसी ना भी हो तो भी एटम्स कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, कि उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होगा कि जो अंदर जो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव रखा गया उसको कैंसिल कर देगा। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखता
तो यहाँ जितने प्लस है इनको माइनस कर देता है, इधर वालों को प्लस, और फिर बाहर कौन सा चार्ज पहुंच जाता, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाता। तो एटम का फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये। HCl के केस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है एक सिंगल चार्ज के लिए भी। थैंक यू। अगर इसमें कुछ जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं अभी पूरी तरह से, मैं भी नहीं मान रहा इसको ये पूरी तरह से ठीक है, ये मैंने अपनी सोच आप लोगों के सामने रखी है, ठीक है। तो आपको लगता है ठीक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ है इसमें गलती, कहीं कमी है, कोई क्वेश्चन और बनता है, इस पर उठ सकता है, तो वो जरूर राइज कीजिए ताकि उस पर भी हमें सोचने को मिले और हम जो बिल्कुल सही आंसर है उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।